मोदी की तरफ से पीएफआई का देश से मिटा नामो निशान। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, मोदी ने मिट्टी में मिला डाला। मोदी की आंधी से देश से उड़ी पीएफआई, लगातार हिरासत में लिए जा रहे इससे जुड़े लोग। जी हाँ दोस्तों, इस समय खबर कुछ ऐसे निकल के आ रही है जिसमें हमें पता चल रहा है कि देश में मोदी सरकार की तरफ से पीएफआई का पूरा नामो निशान मिटा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, पीएफआई के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां मोदी सरकार के हाथ में लग गई जिससे ये पता चलता है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसी के चलते हुए पीएफआई के ऊपर तुरंत मोदी सरकार की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है और जड़ से पीएफआई का नामो निशान मिटा दिया गया है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पीएफआई एक्टिव रहती है उसका भी नामो निशान मिटा दिया गया है और पीएफआई के सोशल मीडिया को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। वैसे मोदी सरकार की तरफ से तुरंत फैसले लिए जाने पर आप कितना ज्यादा खुश हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मोदी सरकार ने 5 सालों के लिए बैन करने का फैसला कर लिया है और हमें देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से पीएफआई के कई ठिकानों पर अभी भी छापेमारी जारी है और ढूंढ कर पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 2 राउंड की छापेमारी की जा चुकी है और इस छापेमारी में पीएफआई संगठन से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पीएफआई का देश विरोधी गतिविधियों में होने का आरोप है और इसी के चलते हुए इसे बैन कर दिया गया है और इनके सभी लोगों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि पीएफआई के ऊपर बैन लगने के बाद उसके सभी ठिकानों को सील कर दिया गया है और हमें देखने को मिला है कि पीएफआई के ट्विटर हैंडल को भी बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और देश के कोने कोने से इसका नामो निशान मिटाया जा रहा है क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसके खिलाफ सबूत मिला है जिसके बाद मोदी सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई की है और हमें देखने को मिला है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में अपना बड़ा योगदान देते हुए पाया गया है और यही वजह है कि यहाँ पर गिरफ्तार हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और इनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है या इसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वो तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से इस तरीके का फैसला किया जाना क्या सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से पीएफआई के ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। हमें देखने को मिला है कि भारत सरकार का शिकायत के तुरंत बाद ही ट्विटर इंडिया ने पीएफआई के ऑफिशियल अकाउंट को पूरी तरीके से बैन कर दिया है और इसको लेकर देश के कई अलग अलग राज्यों ने अपनी तरफ से मांग उठाई थी कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। हाल ही में ईएनआई और कई एजेंसियों के द्वारा मिलकर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, पीएफआई के ऊपर मोदी सरकार का बहुत कड़ा प्रहार किया गया है। हमें देखने को मिला कि पीएफआई के साथ साथ उससे जुड़े 8 संगठनों के ऊपर भी कार्रवाई होने का फैसला किया गया है जिसमें शामिल है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैप्टन्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, हमें देखने को मिला था कि बीते 22 और 27 सितंबर को देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ऊपर छापेमारी की गई थी। हमें देखने को मिला कि पहले दौर की छापेमारी में तकरीबन 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और दूसरे दौर की छापेमारी में 247 पीएफआई के लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले जिसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी और जांच एजेंसियों की तरफ से उठाई गई मांग पर गृह मंत्रालय की तरफ से इन पर बैन लगाने का फैसला किया और अब मोदी सरकार की तरफ से इस चीज को काफी तेजी में करना शुरू कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से किया गया फैसला काफी कारगर साबित हो रहा है। जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई के लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कई अलग अलग तरीके के सबूत मिल रहे हैं और एक सबूत से दूसरे सबूत को जोड़ा जा रहा है और सभी मुजरिमों को हिरासत में ले लिया गया है और भी कई लोगों के नाम सामने निकल के आ रहे हैं जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा चालू कर दी गई है और उनको भी जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाएगा। इसमें कितने लोग सामने निकल के आने वाले हैं इसका अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ताबड़तोड़ मोदी सरकार ने इस पर फैसला लिया है और जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से पीएफआई का नामो निशान मिटाने का काम शुरू कर दिया गया है वो वाकई में काफी बड़ी बात है और हमें देखने को मिला है कि मोदी सरकार ने तुरंत पीएफआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया है और जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से पीएफआई के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति भी अब उसी राह पर चलती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में कई ऐसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं जिनकी भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। इन देशों के नाम है फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया।
भारत ने आज ही अर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए में मिसाइल, रॉकेट और अन्य तरीके के गोला बारूद बेचने के समझौते को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के साथ $73 करोड़ में ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी। एक और देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। इन सभी देशों के भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में भारत एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश भी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण के बाद से मेक इन इंडिया पर काफी जोर दिया है। यही कारण है कि तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरीके के इम्पोर्ट बैन भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस और अर्मेनिया के साथ पिनाका का सौदा इसी बात का उदाहरण है। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ तेजस लड़ाकू विमान की बिक्री को लेकर भी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहा है। इनके अलावा छोटे छोटे देशों को भी हथियार देकर एक बड़े मार्केट पर कब्जा करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। भारत ने अर्मेनिया और फिलीपींस के साथ हथियार सौदे को मंजूरी दी है। इन दोनों देशों का भारत के दुश्मनों के साथ पुरानी दुश्मनी है, जैसे कि अर्मेनिया का अजरबैजान के साथ नारगोनो काराबाख को लेकर कई बार युद्ध हो चुका है। अजरबैजान भारत के दुश्मन पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त है। इन्हीं दो दोस्तों में मिले हथियारों के दम पर अजरबैजान बार बार अर्मेनिया को गहरा जख्म देता है। भारतीय हथियारों का दूसरा खरीदार फिलीपींस है। फिलीपींस का दक्षिणी चीन सागर में द्वीपों को लेकर चीन से पुरानी दुश्मनी है। चीन स्पेशली द्वीप समूह के विट्सन द्वीप को अपने देश का हिस्सा मानता है। इस द्वीप पर कब्जे की कोशिश को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच कई बार सैन्य झड़प भी हो चुकी है। भारत ने इन दिनों वेपन डिप्लोमेसी चालू की है। इसके तहत दोस्त देशों को स्वदेशी हथियारों का निर्यात किया जाएगा। इससे दो तरफा फायदा होने की उम्मीद है। पहली, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और दूसरी, संबंधित देश में भारत की साख काफी ज्यादा बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि हथियार खरीदने वाले और बेचने वाले देशों में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। कई बार हथियार खरीदने वाले देश बेचने वाले देशों के दबाव में झुकना भी पड़ता है। वर्तमान में हथियारों के बाजार पर अमेरिका की बात साफ है। इसी सूची में दूसरे स्थान पर रूस है, जबकि बाकी देश काफी पीछे हैं। चीन और पाकिस्तान से मिलती चुनौती को देखते हुए भारत तेजी से अपनी हथियार इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है। इसके लिए दो समर्पित डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इनमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर ऐसे इलाके होते हैं जहां रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होते हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एमएसई कंपनियां शामिल होती है। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान जैसे मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, राइफलें बनाने की योजना है।